क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा आपको। एक उत्तल लेंस 3 पारदर्शी माध्यमों से बना हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखा दिया गया है। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, इसमें खूब सारे मीडियम जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रूप में यूज कर रखे हैं। प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से आपतित होती है तो बनने वाली छवि यानी प्रतिबिंब जो है वो कितने बन रहे हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोगों को जैसे मैंने बता रखा है कि एक लेंस जिसमें एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक, वो एक प्रतिबिंब बनाता है। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। ये आपके पास में पहला मीडियम हो गया, इसी को रिपीट कर दिया इसने यहां पर, ये एक हो गया। ये आपके पास में जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये दूसरा है, इसी व्हाइट को रिपीट कर दिया ये दूसरा हो गया, इसी व्हाइट को रिपीट कर दिया ये दूसरा हो गया, और इसी व्हाइट को रिपीट कर दिया ये सेकंड हो गया। अब पीछे देखिए क्रॉस वाले जो हैं, ये वाला तीसरा मीडियम है और ये वाला आपके पास में तीसरा मीडियम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस लेंस में टोटल 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 3 अपवर्तनांक। और आप लोगों को ट्रिक बता रखी है कि नंबर ऑफ इमेजेस जो बनती है, प्रतिबिंबों की जो संख्या बनती है, वो डिपेंड करती है अपवर्तनांकों की संख्या पर, अपवर्तनांकों की संख्या पर, यानी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। वैसे देखने पे तो 7-8 है इसमें, परंतु 3 ही जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेंगी आपके पास में कितनी होंगी, 3 होंगी। 3 ऑप्शन ढूंढ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दे रखा आपको। निम्नलिखित में से किसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो है वो तो ऐसे हैं जो टीआईआर पर बेस्ड होंगे और एक ऐसा है जो टीआईआर पर बेस्ड नहीं होगा। देखिए पहला है प्रकाशीय तंतु का कार्य, ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वो पूरी तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। दूसरा कह रहा है किसी तालाब की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में अंतर। आप लोगों को पता है कि जब आप विरल माध्यम में खड़े होकर सघन माध्यम में देखते हो, जैसे पानी से भरे ग्लास के अंदर में सिक्का डाल दिया जाए, तो हवा से जब आप देखते हो तो सिक्का आपको बाहर दिखता है, तो ये घटना जो होती है इसको हम कहते हैं अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं इसमें। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, गर्मियों के मौसम में दिन में आपको सड़क पर पानी बिखरा हुआ दिखाई देता है, जिसको मिराज कहते हैं, ओआसिस कहते हैं इसमें, तो ये आपके पास में टीआईआर है। चौथा दे रखा है कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होता है, जिसके कारण बहुत जल्दी पूर्ण आंतरिक परावर्तन 23-24 डिग्री पे मिल जाता है, ये भी टीआईआर पर है। अब हमसे सवाल पूछा इसमें टीआईआर कौन सा नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये टीआईआर की घटना को नहीं दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रखा है। यदि मनुष्य की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जिसमें वो अपनी पूरी छवि देख सकता है। ट्रिक आप लोगों को बता रखी है कि कोई भी आदमी अगर अपने आप को पूरा समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो जो मिरर है समतल दर्पण, उसकी हाइट आदमी की हाइट की हाफ होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ द मिरर है, इक्वल्स टू वस्तु की ऊंचाई की आधी है। वस्तु की ऊंचाई जो है उसकी हाफ होगी। अब वस्तु के रूप में यहां पर आदमी खड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 मीटर का आदमी, बहुत लंबी हाइट है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 3 मीटर। यानी जिस दर्पण की हम बात कर रहे हैं वो कम से कम आपके पास में 3 मीटर का होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दर्पण किसी वस्तु का आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की प्रकृति क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, एक वर्ड आपके पास में है आवर्धित। आवर्धित वर्ड जो होता है दोस्तों, उत्तल अवतल दोनों दर्पण के लिए यूज होता है, परंतु वास्तव में आवर्धित का मतलब होता है एक से ज्यादा। इसका मतलब बड़े प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं हम इसमें। इमेज जो है वो बड़ी बननी चाहिए, और साथ में क्या कह रखा है कि सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी होता है। तो अब आपसे पूछ रहा है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज और बड़ा यानी लार्जर इमेज किस में बनती है। तो देखिए आभासी वर्चुअल दोनों में बनता है, उत्तल अवतल में, परंतु बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता उत्तल दर्पण में नहीं होती, केवल अवतल दर्पण में। तो ये दोनों कंडीशन जो मैच करती है
वो सिर्फ और सिर्फ मैच करेगी अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को, जिसको आप कहोगे कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण कौन सा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, एक उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान है, तब लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ध्यान से देखिए, ट्रिक से आपको समझाएंगे। आप लोगों को पता है कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 कह दिया, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 कह दिया। अगर कोई लाइट आती है इस प्रकार से बेंड होके यहां से बाहर निकलती, अब हमसे बात आती है किसी भी लेंस को अगर मान लो हमने म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक में रखा तो इसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इसका कोई यूज नहीं है, यहां पर सिर्फ बात कर रहा है मीडियम की। तो ऐसे लिख सकते हैं 1/f प्रोपोर्शनल म्यू माइनस 1। अब दो अलग अलग मीडियम की बात कर रही है, लाइट आ रही है पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, देखिए फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तो इसको लिखने का जो तरीका है ऐसे है 1/f प्रोपोर्शनल μ2/μ1 माइनस 1। अब सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, ऐसे लिक्विड में डुबोया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, इसका मतलब μ1 और μ2 दोनों सेम कर दिए उसने। सेम करने का मतलब है ये ऐसे बनेगा 1/f प्रोपोर्शनल, ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो मैं μ2/μ2 लिख सकता हूं, दोनों सेम है, माइनस 1 कट गया, 1 आ गया, 1/f प्रोपोर्शनल 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया। तो f जो है वो 1/0 उल्टा कर देंगे, यानी आपके पास में आएगा अनंत। तो आप कहोगे कि अगर किसी भी लेंस को ऐसे लिक्विड में डिप किया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, और पावर की बात करें तो पावर 0 हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि फोकस दूरी अनंत जो है वो किसकी होती है, वो हमारे पास में होगी समतल दर्पण की, समतल दर्पण। अब यहां तो सिर्फ ये वैल्यू पूछ रहा है कि उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो फोकस दूरी इनफाइनाइट। 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समतल दर्पण का आवर्धन जो है वो कितना होता है, मैग्निफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को कुछ चीजें बेसिक बता रखी है कि समतल दर्पण जो है प्लेन मिरर, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिमाग में बैठाइए। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती, लाइट को कभी भी एक जगह इकट्ठा नहीं कर सकता है। समतल दर्पण की जो पावर है वो 0 होती है, ना तो किसी वस्तु को बड़ा कर सकता है ना छोटा कर सकता है। और इसका जो आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन, वो होता है +1। अब प्लस का मतलब क्या है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो आप कह सकते हो कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, और 1 का मतलब होता है कि समान आकार की होती, सेम साइज की। आपने सुबह उठ के जब अपना चेहरा दर्पण में देखा होगा, तो जितना चेहरे का साइज है उतना ही वो दर्पण बताएगा, यानी ना तो वो बड़ा कर सकता है ना छोटा कर सकता है। तो +1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 4 ऑप्शन में से देखिए बी ऑप्शन जो है वो छठे का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पदार्थ का हवा में क्रांति कोण 30 डिग्री है तो सामग्री का अपवर्तनांक कितना होगा। सिंपल सा, देखिए आपको बताया कि क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा है तो TIR की बात कर रहा है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता रखी है दोस्तों, sin C = 1/μ होता है। म्यू निकालना है तो जगह अदल बदल कर देते हैं इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 हो जाएगा हमारे पास में sin C। क्रिटिकल एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है, और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऊपर चला जाएगा आपके पास आएगा 2, यानी जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2 है। तो देखिए 7th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, उसकी आंख उसके सिर की चोटी से 10 सेंटीमीटर ऊंची है,
यदि पूरी ऊंचाई पैर के अंगूठे से सिर तक देखने के लिए वह अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे एक समतल दर्पण का उपयोग करता है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है वो कितनी होनी चाहिए? ध्यान से देखिएगा। आपको क्या कह रखा है कि एक आदमी है, ये गर्दन थोड़ी लंबी बना दी है, देख लेना, 180 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, 180 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक है। उसकी आंख उसके सिर से, ये आंखें यहां होती है, और सिर से इनके बीच का जो गैप है ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक समतल दर्पण इससे 1 मीटर की दूरी पर रख दिया मैंने, 1 मीटर। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए इस समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए कि ये अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके। देखिए दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर कंफ्यूजन के लिए दे रखा, हमें इतना पता है समतल दर्पण की जो हाइट है वो पूरी आदमी की हाइट की आधी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एच डैश जो है वो h अपॉन 2 होगा हमारे पास। h कितना है? 180 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हो गया हमारे पास 2, ये आ जाएगा आपके पास में 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर ढूंढ ले। अब आपको इतना खुद को पता है कि 85 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर दे रखे हैं, ये बेचारा मीटर में दे रखा है, तो ऑपरेटर मिस्टेक मान सकते हैं, यहां पर ये सेंटीमीटर ही होगा। इतना आपको बुद्धि लब्धि है, पता लगा सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर 8वें का जो है क्या होगा? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक कांच का लेंस पानी में डुबोया जाता है, लेंस की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाय कॉन्सेप्ट में आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी लेंस को वायु में रखा जाता है, यानी हम हवा में रख रहे हैं, तो उसकी फोकल लेंथ मान लो f है। अब उसी लेंस को पानी में डुबो दिया, तो हमेशा ध्यान रखना उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो लेंस जो है, उस लेंस की शक्ति जो है हमारे पास वो कितनी हो जाएगी? तो आपको पता है कि पावर होता है 1/f, तो फोकल लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब पावर क्या होगी? रिड्यूस। इन सबके सॉल्यूशन दोस्तों आप YouTube पे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, नीट में, किसी भी वीडियो में जाकर रे ऑप्टिक्स लाइट के टॉपिक्स को देखोगे तो इन सब का सॉल्यूशन वहां पर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपसे कह रखा है कि पावर पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पावर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस होना कौन सा है? 9th क्वेश्चन का हमारे पास में करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक लेंस हवा में अभिसारी लेंस और पानी में अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसका अपवर्तनांक कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर रहा है। केस फर्स्ट में कह रहा है कोई भी हमारे पास एक लेंस है, ये अभिसारी यानी एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह, और हवा में रखा है इसको, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। आप लोगों को पता है कि अगर बाहर विरल माध्यम है और अंदर सघन माध्यम है, तो ये जैसा दिख रहा है वैसा काम करेगा। इसका मतलब एयर से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है किसी का। तो हवा में रखने पर अगर ये उत्तल की तरह काम कर रहा है, इस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से ज्यादा, हवा से ज्यादा होगा, ठीक है। फिर इसी लेंस को अगर मैं किसी लिक्विड में डुबो देता हूं, यानी पानी के अंदर में, अगर मैंने पानी में डुबो दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी। ये अवतल लेंस की तरह काम करेगा, यानी ये कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए, नेचर तभी चेंज होगा जब बाहर डेंसर हो जाएगा, बाहर विरल माध्यम होगा। इसका मतलब ये जो लेंस हमारे पास में है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 से कम होना चाहिए। अब दोनों कंडीशन को इकट्ठा करो, लेंस का म्यू 1 से तो ज्यादा है पर 1.33 से कम है, तो म्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1.33। अब इन चारों ऑप्शन में से ये कंडीशन आपको ढूंढनी है। पहला कह रहा है इसके बराबर नहीं, छोटा, आधा ही बोला है, बड़ा हो नहीं सकता। चौथे में देखो, लेस देन 1.33 बट ग्रेटर देन 1। 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? आप लोगों को बता रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2f,
एफ की वैल्यू दे रखी है तो R इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ यानी 20। आपका आंसर जो होगा वो 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कौन सा, देखिए डी ऑप्शन। तो आप कह सकते हो 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 12वां, एक प्रकाश किरण ग्लास से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पानी में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतने में जाती है तो क्रांतिक कोण का मान कितना हो। क्रिटिकल एंगल कैसे बनता है मैं थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ। ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए यहां पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया अभिलंब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस प्रकार के होने चाहिए कि हमारा काम बन सकता है। यहां से एक लाइट आए और वो लाइट बिना मीडियम क्रॉस किए हुए इसके पैरेलल में चले जाए, ये हो गया क्रांतिक कोण। और ये आर जो है इसकी वैल्यू हमारे पास में 90 डिग्री। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए जरूरी है लाइट जो है वो सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम में जानी चाहिए। अब इन दोनों में सघन कौन है, ग्लास 1.5 होता है, पानी 1.33 है। तो ये हो गया आपके पास में μ1 ग्लास 3/2। इसको मैंने कह दिया μ2, ये आपके पास में हो गया 4/3। सी की वैल्यू निकालनी है आपको और यहां आर 90 डिग्री दे रखा है। अगर मैं इसी सतह पर स्नेल का नियम लगाता हूं, स्नेल का नियम अगर मैं इसको यूज करता हूं तो आप लोगों को बता रखा है μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r। डायरेक्ट जो है वो TIR का फॉर्मूला लगाने से बचे, इससे करें वरना उससे उल्टा आंसर आएगा। μ1 कितना आपके पास में 3/2, सॉरी साइन आई जो है आपके पास में वो कितना है साइन सी हो गया। μ2 कितना है 4/3 और साइन 90 डिग्री, आर का मान 90 है और आपको बताया कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 2 को ऊपर ले जाओ 3 को नीचे, तो साइन सी इज इक्वल्स टू 8/9। साइन को शिफ्ट कर दो, सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/9। क्रांतिक कोण का मान जो है वो 8/9 है साइन इनवर्स। अब ढूंढ लीजिए कौन सा है। देखिए 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जल और ग्लास के क्रांतिक कोणों के बीच में एक रिलेशन बताना है कि किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा है और किसका कम है। सिंपल सी चीज। एक बार तो मैंने यूज कर दिया वायु और जल के लिए यानी पानी के लिए, और एक बार मैं कंडीशन ले रखा हूं वायु और कांच के लिए, कांच के लिए जिसको आप कह सकते हो ग्लास के लिए। आपने कहा इसका क्रिटिकल एंगल हो गया CW वाटर, इसका क्रिटिकल एंगल हो गया CG यानी ग्लास। तो ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है। कॉन्सेप्ट ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जितना म्यू का मान ज्यादा होगा उतना क्रिटिकल एंगल कम होगा। ये आपके पास फॉर्मूला है कि साइन सी इज इक्वल्स टू 1/म्यू। तो देखो जिसका जितना ज्यादा म्यू उतना कम उसका क्रिटिकल एंगल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से देखिएगा ये आपके पास में CW की बात करते हैं तो पानी जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास में होता है ये होता है आपके पास में 4/3, जिसको आप लिख सकते हो 1.3। ग्लास जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 3/2, जिसको हम लिख सकते हैं 1.5। अब जरा आप खुद देख लीजिए जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो हमें पता है कि म्यू जो है वो ग्लास का ज्यादा है, इससे म्यू आपके पास वाटर से, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। क्रिटिकल एंगल ग्लास कम होगा, क्रिटिकल एंगल किसके। अब ये ऑप्शन आपको ढूंढना है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम वाटर का ज्यादा, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कम वाटर का ज्यादा। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 25 सेंटीमीटर की समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस को जोड़कर एक नया लेंस बनाया जाता है तो उसकी पावर कितनी होगी। दो लेंस यूज कर रहा है, एक तो उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। बस मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों की फोकल लेंथ सेम है। F1 और F2 जो है, F1 की वैल्यू हो गई प्लस में 25 सेंटीमीटर क्योंकि उत्तल है,
F2 की वैल्यू हो गई -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या है, अवतल हो गया। अब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं और पावर पूछ रहा है। बच्चों को पता है कि इनका कॉम्बिनेशन जो होगा 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F इक्वल्स टू 1/25, 1/-25, क्योंकि ये माइनस में दे रखा आपके पास, अवतल है। मैं एलसीएम ले लूं उसकी, वैसे आपको पता है कि दोनों तो कट जाएंगे, कट के जीरो आएगा। 1/F की वैल्यू जीरो है, तो पावर कितनी होगी, P इज इक्वल्स टू 1/F होता है हमारे पास, कितना आ जाएगा, जीरो। 1/F खुद पावर होता है, तो पावर की वैल्यू जीरो आएगी। तो देखिए 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन है। गलती से इनफाइनाइट मत कर देना, एफ इनफाइनाइट होगा पर पावर जो है वो जीरो होगी, क्योंकि यहां पर क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग, ये प्रकार लिखा हुआ है तो ये प्रकाश है, ध्यान रखना, लाइट वेव, जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, लेमडा इतना है, तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। आप लोगों को पता है दोस्तों, स्नेल के नियम की बात करते हैं, तो स्नेल का नियम कहता है कि म्यू इज इक्वल्स टू C/V भी होता है, यानी जिसको V1/V2 लिखवा रखा आप लोगों को। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको आप कह सकते हो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V हमारे पास में क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिस मीडियम में फ्रीक्वेंसी इतनी है और लेमडा इतना। अब V इज इक्वल्स टू क्या आपको पता है, V इज इक्वल्स टू होता है n लेमडा, आपने कई बार फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो मुझे V निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू n लेमडा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 × 10⁻14 है। लेमडा हमारे पास में कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 × 10⁻−10 लिख सकते। अब इसको सॉल्व करते देखो, आपके पास कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 2 है और ये 5 हो गया, 10 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से, 10⁻14 हो गई हमारे पास, ठीक है। 3 जीरो इसके उठा लिए मैंने, +3, ये हो गया -10। अब इसको भी हटा के मैं यहां पर +1 कर देता हूं, तो कितना बन जाएगा, देखिए 14 और 3 17 और 1 18 में से गए, ये 10⁸8 बन गया आपके पास, क्लियर, मीटर पर सेकेंड। अब आपको कुछ नहीं करना, दोनों की V की वैल्यू यहां पर पुट कर, तो आप कहोगे C की वैल्यू 3 × 10⁸8 और ये आया 10⁸8, कट गया आपस में, इक्वल्स टू कितना है, 3। तो जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, यानी 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट 16वां, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी जाती है, तो उसका इमेज जो है वो कैसा बने, कहां बनेगा नहीं पूछ रहा, कैसा पूछ रहा है, ठीक है, कोशिश करते हैं। आपके पास में है एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, जिसको आप कहते हो कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन आपको बता रखा है दोस्तों, U होगा माइनस में, F भी होगा माइनस में, P की वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, डिपेंड करेगा कि वस्तु कहां रखी हुई इसमें। अब देखिए F की वैल्यू आपको दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर ले लेंगे। वस्तु 10 सेंटीमीटर पे रखी हुई है, तो U इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो 0 और F के मध्य रखा हुआ है, जहां डेंटिस्ट रखता है इसमें, ठीक है। आंसर तो यही निकल गया कि सीधा बनेगा और आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। आपको वेरीफाई करवा देते हैं। P की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, देखिए 1/F दर्पण फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U। 1/F की वैल्यू -20, 1/V निकालना है, 1/U हो गया -10। अब देखिए ये माइनस है यहां पर, कैसे प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस, -1/20 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/V। एलसीएम ले डालिए, 20 आ गया आपके पास में, ये बन गया -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/V। ये बन जाएगा आपके पास 1/20। V इज इक्वल्स टू आया प्लस में 20 सेंटीमीटर। और आप लोगों को बता रखा है कि अवतल दर्पण में जब V की वैल्यू प्लस आती है तो आभासी भाग में प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल पार्ट में,
आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। अब बड़ा है कि छोटा है, m की वैल्यू निकाल दे जुगाड़ मेथड से, मॉड v अपॉन u से। v की वैल्यू है 20 और u आपके पास में है 10, कटेगा तो कितना है 2। डबल इमेज बन रही है, यानी क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी है, सीधा है और बड़ा है। छोटा बोलते ही गड़बड़ हो गया, बड़ा सीधा काल्पनिक, ठीक है। छोटा बोलते ही गड़बड़ है, बड़ा सीधा वास्तविक नहीं। तो आप कहोगे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? इमेज बड़ी बन रही है, सीधी बन रही है और काल्पनिक मतलब इमेजिनरी वर्चुअल बन रही है। 16वें का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दो पतले लेंस जिनकी पावर +2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर है आपस में एक दूसरे से जोड़े जाते हैं तो कॉम्बिनेशन की पावर कितनी? देखिए P इजिकल्स टू, आपको पता है फॉर्मूला P1 + P2 लगता है। तो P1 की वैल्यू है +2 डायोप्टर और P2 की वैल्यू है -4 डायोप्टर। तो P इजिकल्स टू, जोड़ेंगे इनको तो -2 डायोप्टर, यानी अवतल लेंस बन रहा है जिसकी पावर 2 डायोप्टर है। तो -2 डायोप्टर देखिए कौन सा है। 17वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। यदि एक वस्तु को सममित रूप से 72 डिग्री के कोण पर झुका कर दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी बनेगी? देखिए आपको ऐसे दे रखा है कि दो आपके पास में मिरर हैं, ये दो मिरर हो गए, इनके बीच में 72 डिग्री का एंगल है, झुकाकर दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है, यानी बीचों बीच हमने रख दिया इसमें। यहां अब आपसे पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। तो सबसे पहला तरीका हम क्या करते हैं, 360 में थीटा को डिवाइड करते हैं। 360 अपॉन थीटा है 72, डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 5। अब देखिए 5 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है ये हमारे पास में। विषम संख्या आती है तो दो कंडीशन बनती है। अगर प्रतिबिंब बीचों बीच रखा हुआ है, बीचों बीच रखा हुआ है यानी एग्जैक्ट मिड बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो n इजिकल्स टू 5 में से 1 माइनस कर देंगे जिसका आंसर 4 होगा। और अगर मध्य भाग में नहीं है, मध्य भाग में नहीं है, इन बिटवीन द बाइसेक्टर पे नहीं है, तो n की वैल्यू माइनस किए बगैर हम 5 निकालेंगे। तो ये कह रहा मध्य में रखा जाता है, बीच में रख दिया इसके, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। आप ढूंढ लीजिए 4 कौन सा है। 18वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, एक वस्तु झील के पानी की सतह से 24 सेंटीमीटर ऊपर स्थित है। यदि पानी का अपवर्तनांक इतना है तो पानी के अंदर स्थित मछली को यह वस्तु सतह से कितनी दूरी पर दिखाई देगी? देखिए कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसका। ये झील हो गई, थोड़ा सा पानी बहा देते हैं इसके अंदर में, ये हो गया हमारे पास में यहां पर पानी, ठीक है। अब पानी के अंदर जो है वो तो है मछली और वस्तु जो आपके पास में है वो पानी से कुछ हाइट पे। अब कितनी हाइट पे है देखिए दोस्तों, ये दे रखा है 24, h इजिकल्स टू हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से कोई मछली जब इसको देख रही है, आपको कंसेप्ट बता रखा है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जाता तो चीजें दूर दिखती और विरल से सघन में देखते हो तो चीजें पास दिखती है। इसका मतलब दूर दिखाई देगी मुझे ये, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि कितनी दूर दिखाई देगी, तो ऐसे आपको कंसेप्ट बता रखा है, म्यू इजिकल्स टू एच डैश अपॉन एच कर सकते हैं। म्यू की वैल्यू आपके पास में है 4/3, एच डैश निकालना है और एच दे रखा है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एच डैश इजिकल्स टू 4/3 इंटू 24, 8 आ गया इसमें, 8 चौक 32, 32 मीटर जो है, सेंटीमीटर दे रखा है, 32 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगी। अब देखिए हालांकि इसमें 32 एक ही जगह पे है, दो पे देता थोड़ा मजा आता। 32 सेंटीमीटर ज्यादा दूर दिखाई देगी, पास में नहीं, 32 सेंटीमीटर सतह से ऊपर दिखाई। 19वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक वस्तु को समतल दर्पण के पास, ट है कन्वर्ट नहीं हुआ, वी वेग से गति करवाई जाती है
तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष किस वेग से गति करेगा। मान लिया ये मेरे पास में कोई भी एक मिरर है, ठीक है, यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका जो इमेज है v वेलोसिटी से जाएगा। यहां दो सवाल बन सकते हैं, स्पीड ऑफ द इमेज कितनी है, प्रतिबिंब की चाल कितनी, वो तो v रहेगी, पर देखिए साथ में एक वर्ड डाला सापेक्ष, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गया। और सापेक्ष वेग में आपको पता है कि जब दो वस्तुएं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो जुड़ती है, तो हम कहेंगे सापेक्ष वेग जो होगा आपके पास में, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो दोनों का ऐड होगा, v प्लस v, इट विल बी 2v। अब 2v कौन सा, देखिए 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है दोस्तों।